बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से केस की समाअत 8 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत अदालत ने पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड कल तक जमा कराने का हुक्म दिया, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज परवेज़ इलाही साहब से कहा मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया है और 3 हफ्तों के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है। हुकूमत की हिकमत अमली इसके बाद क्या होगी? शदीद झगड़ा बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान। और शहबाज शरीफ साहब का आज था कि वो आज वतन वापस पहुंच जाएंगे, अभी तक तो चला नहीं है। उनका दौरा कुछ तवील हो गया है। ख्वाजा आसिफ साहब भी गालिबन उधर ही हैं। और ये अब एक बड़ा मामला है कि आज जो 8 रुकनी बेंच था उसके सामने ज़्यादातर जो बातें असल में हुकूमत जो इनकी जो अटॉर्नी जनरल साहब और जो मुअज़्ज़ज़ वकला पेश हो रहे हैं वो अखलाकी बुनियादें, अखलाकी तारीख़ी हवाले, वो जो कानूनी बहस है ना, आइनी और कानूनी बहस, उसको अगर उठाएं तो शायद वो अपना जो मुकदमा है वो बेहतर अंदाज में कि पार्लियामेंट के अंदर जो है पार्लियामेंट के इख्तियारात के ऊपर या पार्लियामेंट का जो उसका यानी जो पार्लियामेंट की पावर्स है ना, उससे हटके वो माजी के मतलब मिसाल के तौर इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में ये हुआ तो साकिब निसार साहब तो उसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं। अगर वो कानूनी नुक्ता उठाएंगे ना आईनी, तो शायद वो बहस जो है वो ज़्यादा मुनासिब होगी। अब इन्होंने कहा कि हम रिकॉर्ड नहीं भेज रहे, पार्लियामेंट ने, उन्होंने रिकॉर्ड कल तक अटॉर्नी जनरल ने कह दिया। अब स्पीकर साहब कह रहे हैं कि हम तो नहीं देंगे। अदालत जो है वो खामोश बैठी है और वो फैसले कर रही है। और आज उनकी तरफ से बड़े सख्त रिमार्क्स भी आए, यानी उन्होंने कहा कि भाई आइन और कानून के मुताबिक हम फैसला करेंगे और बेंच कितना बनेगा, उसकी तादाद क्या होगी, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। अब यहाँ जो नुकात उठाने थे इन्होंने, वो नुकात जो है वो मेरा ख्याल है कि मुनासिब अंदाज में नहीं उठे। मैंने अदालत की कार्रवाई जो पढ़ी और सुनी तो वो मुझे तो उसमें अगर वो पॉइंट्स लीगल पॉइंट्स उठाते तो शायद उसमें ज़्यादा दमखम होता। लेकिन यह है कि वही मसला कि एक तो शोर ऑर्डर नहीं आया अभी तक अदालत का। वो अच्छा, ये 2 अलग अलग मामला हैं। ये वो है जो स्टे दिया हुआ है अदालत ने, 3 हफ्तों का और स्टे हो गया है। यानी अब वो जो पावर्स मिलनी थी कि जी 3 रुकनी बेंच बना के बैठ के डिसाइड किया करेगा कि सुमोटो के हवाले से, वो 3 हफ्ते तक और मुअत्तल हो गया। लेकिन जो 14 मई का फैसला है वो अपनी जगह पे इलेक्शंस का, तो एक कशीदगी है। 14 मई को तो ज़ाहिर इलेक्शंस नहीं होने जा रहे, लेकिन अब उसका जो मैं उस फैसले की बात कर रहा हूँ जो जिसमें साद रफीक साहब गए थे और फारूक नाइक साहब गए थे, वो शॉर्ट ऑर्डर भी अभी तक नहीं आया। और ये जो केस है ये कब लगता है, इसकी 14 मई वाला केस, ये अभी तक ये भी हमें नहीं पता कि कल लगेगा, परसों क्या होगा। और कल जो है वो अरशद शरीफ शहीद की जो JIT थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करवानी है। पिछली रिपोर्ट के ऊपर पसंदीदगी का इजहार नहीं हुआ था अदालत की तरफ से, गैर इत्मीनान बख्श कहा गया था। तो कल देखते हैं कि क्या रिपोर्ट सामने आती है। तो कशीदगी है और ये कशीदगी अदम इस्तेकाम को बढ़ा रही है। वो अदम इस्तेकाम जिसका आपको चीन भी कह गया, वो अदम इस्तेकाम जिसकी वजह से IMF का जो अगले मतलब पूरे मई के अंदर, मेरा ख्याल है अभी तो 17 मई तक आ रहा है, लेकिन मई के आखिर तक कहीं IMF का जो स्टाफ लेवल मुआहदा है वो दूर दूर तक नहीं है। और बल्कि IMF की तरफ से ये कहा गया है कि जो सऊदी अरबिया और UAE की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है वो भी, उससे भी वो मुतमईन नहीं है। और वो ये कह रहे हैं IMF वाले अब कि जी आप हमें ये बताएं कि आपने वहां से क्या आना है। आपने तो मई और जून में बाहर अदायगी करनी है, 6-7 अरब डॉलर तो आपने बाहर देने हैं। तो वो आप ये बताएं कि वो कैसे देंगे? बाहर से आ जाएंगे तो इस महीने में तो आपने वापस करने थे पैसे, तो ये पैसे तो वापस करने में चले जाएंगे। तो अभी आपके पास तो है ही नहीं, अभी तो आपके उनके भी नहीं आए, ना हमारे साथ मुआहदा तय हुआ है। तो ये बताएं कि आपने जो पहले कर्जों के सूद वापस करने थे इस महीने, वो कैसे वापस करेंगे, वो पहले आप हमें बता दें। तो उनकी तरफ से इतनी ताखीर हो गई है मामलात में कि अब मेरा ख्याल है कि जो मैंने कल भी बात की थी कि बजट नहीं बन रहा इस वक्त, आज की तारीख तक मैं ये बात कह रहा हूं कि अभी तक बजट नहीं बन रहा, उसके कोई खदोखाल ही नहीं बन रहे, उसका कोई फ्रेमवर्क ही तैयार नहीं हो रहा।
बजट का, और ये बड़ी अजब सी बात है कि बजट ही नहीं बन पा रहा। यानी उसमें ये ऐलान हो रहा है जी तनख्वाहें बढ़ा दी हमने, ये कर दिया, फलां कर, ऐलानात होते जा रहे हैं। और ये आज से मैं इतनी दफ़ा ये बात सुन चुका हूँ कि जी सऊदी अरेबिया और यूएई से बात हो गई है और हमारा माहिदा इस हफ्ते तय हो जाएगा, हमारा माहिदा हो जाएगा। आज उन्होंने लंबा उन्होंने तारीख दे दी, वही उन्होंने कहा कि मई के अंदर, तो 17 मई तक तो नहीं है उनकी जो वेबसाइट पर है पाकिस्तान से डायलॉग। और उसके बाद भी कितने दिन रह जाएंगे जब आपका जो है वो बजट सर पे खड़ा होगा। पहली दफ़ा हुआ है। अच्छा, मैं आता हूँ दोबारा पाकिस्तान की सियासत पे। इमरान खान साहब जो हैं वो मुजाहिरों का और जलसों का ऐलान कर रहे हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करने जा रही है, क्या ये जाएगी तौहीन तक, वाकई तौहीन तक जाएगी, कंटेम्प्ट तक, क्या उसका तरीक़ाकार होगा, और हुकूमत की हिकमत अमली अब क्या होगी, लीगल हिकमत अमली आपको अपनानी है ना। पार्लियामेंट का तो मैं तो कानून साजी 2/3 के बगैर वो अदालत ने इसीलिए ये बिल भी रोक दिया, ये तौहीन पार्लियामेंट का बिल भी रोक देंगे वो, और ये और तनाव पैदा होगा अदालतों के साथ। तो इसकी तो कोई अहमियत नहीं है। हाँ, अगर ये पार्लियामेंट के हवाले से 2/3 मेजॉरिटी के साथ होता, मतलब ये देखना बिल कल पास करेंगे, कशीदगी और बढ़ेगी तौहीन पार्लियामेंट, और ये उसको भेज देंगे सदर के पास, सदर उसको रोक लेंगे या उसको रास्ते में रोक दिया जाएगा। तो मतलब अदालतें और जो है ना उनके साथ हुकूमत को बाहर सूरत अपनी तलखी कम करनी होगी। तो हुकूमत की लड़ाई जो है वो अदालतों से हुई है, इमरान खान साहब की लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से हुई है। आवाम जो है वो आपस में लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे, खुदा जाने क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल इस तरह तो मुल्क नहीं चलता, तो सबको बैठ के देखना होगा कि मुल्क की सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है माशी तौर पे और बाकी हवालों से। मैं कल बात की थी 14 मई के हवाले से, और मैंने उसमें ये कहा था कि क्लिक दारुगुलू जो हैं ये 14 मई को तैयब अर्दोगान के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इसकी बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है, ठीक है। और बहुत अहमियत को मैं आपको ये बताऊं कि ये एक होता था अनातोलिया के इलाके में सुगत का एक गांव, ठीक, और सुगत के उस गांव में ये बहुत से जो तुर्क कबाइल थे वो आके सेटल हो गए। मंगोलों के साथ जब लड़ाई शुरू हुई तो वो सेटल हो गए वहाँ पे आके, और वहाँ पे फिर उन तुर्क कबीलों में से पाकिस्तान के लोगों ने ये सुनी होगी शायद कहानी, उनमें से एक कबीला था काई कबीला, और उस काई कबीले के जो सरबराह थे उनका नाम था अर्तुगल गाजी। अब अर्तुगल गाजी जो है वो अर्तुगल गाजी का जो बेटा था जी, उस्मान गाजी, उसने फिर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। उस्मानिया सल्तनत का नाम ही उस्मान गाजी के नाम पे, जो कि अर्तुगल गाजी का बेटा था। ये इंसानी जो तारीख है उसकी चंद बड़ी सल्तनतों में से एक सल्तनत उस्मानिया, और 600 साल तक ये सल्तनत मौजूद रही। और सुल्तान सुलेमान जो है उनके दौर में तो ये जो है वो आप समझें कि शुमाली अफ्रीका, मशरिक वस्ता, यूरोप, बाल्कन्स, ये एक वसी और रीस सल्तनत थी, बहुत बड़ी सल्तनत। और फिर उसके बाद जैसे हर बड़ी सल्तनत को जवाल आता है तो इसको भी जवाल आना शुरू हुआ। मुसलमान सल्तनतों को, मुसलमानों को जवाल आता है, इस्लाम को जवाल नहीं आता, दोनों में फ़र्क है। अगर इस्लाम हो किसी जगह पे तो इस्लाम मुसलमानों को, हाँ, तो इस तरह में बात करनी चाहिए कि मुसलमान जो करते हैं वो भुगतते हैं। तो ये सल्तनत भी फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे फ्रंट्स खुल गए इसके, बाल्कन्स में भी लड़ रही है, यूरोप में भी लड़ रही है, इधर दाएं बाएं कई फ्रंट्स खुले इसके, और ये आहिस्ता आहिस्ता इतनी कमजोर होती गई कि इसको यूरोप का मर्दे बीमार, और फिर जाके ये सल्तनत टूटना शुरू हो गई। और ये टूटना शुरू हुई तो इसके जो टूटने का अमल है वो टूटने का अमल पहली जंग अजीम के दौरान
इसके टूटने का अमल शुरू हुआ। उससे पहले ही इसमें जो तुर्क नौजवान थे उनका रेवोल्यूशन आ गया था वहाँ पे 1906-7 में। सही। और वो रेवोल्यूशन आया था जो इनके आखिरी बादशाह थे सलीम, उन्होंने मुकम्मल आमरीत कर दी थी, कॉन्स्टिट्यूशन को ही ख़त्म कर दिया था, पार्लियामेंट को। तो वो नौजवान खड़े हुए और उन्होंने बहुत सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ, ये सारा। तो फिर उसके बाद जो है ये कमज़ोर होती गई, उन्होंने उनको बहाल करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन बहाल करना पड़ा। और फिर साथ ही जो है वो बैल्कन वॉर छिड़ गई, साथ ही जो है वो इनकी इटालियंस के साथ जंग हो गई, साथ ही जो है वो इंटरनल रिवॉल्ट हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल में सल्तनत उस्मानिया घिर गई। और फिर ये हुआ कि सल्तनत उस्मानिया जो है वो पहली जंग अज़ीम शुरू हुई। तो पहली जंग अज़ीम में अगर हम ये देखें कि इनके जो अलाइज थे पहली जंग अज़ीम में, ये ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर और बल्गारिया और जर्मनी और इटली, तो ये जो हैं ये इनके एक तरफ ये थे, ठीक है, जिनको हम सेंट्रल अलाइज कहते हैं, और एक तरफ जो है वो दूसरे अलाइज थे। तो ये बहरहाल फ्रांस था, ब्रिटेन था, रशिया था, ये सर्बिया, तो ये ताकतवर ममालिक थे। ये दूसरी तरफ थे, इसमें अमेरिका को भी अगर हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वो भी बाद में शामिल हो गया था। तो उसके नतीजे में जर्मनी को भी शिकस्त हुई, शिकस्त फाश हुई, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर टूट गई, इटली, ये मुसोलिनी वाला इटली जो था, ये भी बाद में जो कुछ हुआ हमने देखा, ये भी शिकस्त खा गया। और ऑटोमन एम्पायर सबसे ज़्यादा अगर कोई क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के अंदर भी मसाइल शुरू हो गए थे ना, और देखें ना, अंदर का रिवॉल्ट शुरू हो गया था ना, जिसको हम लॉरेंस अंदर खड़े हुए, तो अरब रिवॉल्ट शुरू हो गया था, और शरीफ मक्का, हिजाज, ये सारा। तो ये ऑटोमन एम्पायर फिर उसके बाद टूटनी शुरू हो गई। जब ये टूटनी शुरू हुई और बुरी तरह से ये टूटनी शुरू हुई, तो उसके बाद ये हुआ कि सेवरा एक जगह है जो स्विट्ज़रलैंड में है, तो वहाँ पर फिर जो है एक मुआहदा हुआ, और वो बड़ा शर्मनाक मुआहदा था। जंग ख़त्म करने के लिए वो शर्मनाक मुआहदा था, मैं उसको शर्मनाक, और ट्रीटी ऑफ सेवरे जो है ये 1920 में ये मुआहदा हुआ, बड़ा शर्मनाक मुआहदा था। ये आप समझ लें कि सरेंडर था, एक तरह से सरेंडर करना पड़ा सल्तनत उस्मानिया को, और क्योंकि डिफीट खा गए थे और शिकस्त खा गए थे। और उसको अगर हम उसकी ये देखें, हमारे पास उसकी कॉपीज़ भी मैं पढ़ी हुई हैं, तो मैं ये देख रहा था फ्रेंच में और स्विस जो उस ज़माने में ये तहरीर हुआ है, तो ये 1920 में ये मुआहदा जो है ये साइन हुआ। अच्छा, और ये पीस विद, और इसमें अगर आप देखें तो इसको अगर हम देखें तो इसमें जो है वो एक बात हमें जो की पॉइंट्स हैं इसके, वो यही हैं कि जी इसमें ये हार गए थे, और इसमें से शाम, सीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को, ये सारे निकल के मुल्क जो हैं, अगर हम नक्शा दिखाएं तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा जी। तो उसमें वो सारा जो है वो चला गया था उनके, ये देखें, ये ट्रीटी ऑफ सेवरे, तो ये जो है ये तमाम इसके टुकड़े हिस्से बखरे हो गए, और ये जो है ये उसमें से इन्होंने निकाल के कई मुल्क जो हैं वो ब्रिटेन के अंडर चले गए, कई मुल्क जो हैं वो चले गए फ्रांस के अंडर, ठीक है। और ये जो तुर्की जो है इसका भी बड़ा हिस्सा जो है वो बरतानिया ने, और यानी अनातोलिया का जो हिस्सा है वो सारा बरतानिया ने और फ्रांस ने अपने पास रख लिया। इस पे तुर्की में बगावत हो गई, और तुर्की में कमाल अतातुर्क जो हैं उन्होंने उस वक्त ग्रैंड असेंबली बना ली थी अपनी, और वो ग्रैंड असेंबली जो ये उस्मानी सल्तनत उस्मानिया के जो आखिरी खलीफा हैं वो बहुत कमज़ोर हालत में मौजूद थे उस वक्त तक कुस्तुनतुनिया में, उनके खिलाफ उन्होंने अनकरा से बगावत, यानी अनकरा कुस्तुनतुनिया के खिलाफ खड़ा। उन्होंने कहा ये जो मुआहदा आपने किया है यूरोप के साथ, इनको तो मानता ही नहीं मैं। 3 जो यहाँ से लोग गए थे जो मुआहदे पे साइन करके आए थे, उनको कमाल अतातुर्क ने बिल्कुल उठा के पटक दिया, और कमाल अतातुर्क ने जंग छिड़ दी, ठीक, यानी कमाल अतातुर्क ने इन सब के खिलाफ जंग छिड़ दी। अब तुर्की एक शिकस्त खाई हुई फौज उनकी, जो कि पहली जंग अजीम खत्म हुई है, उसने कहा मैं इसको मानता ही नहीं हूं,
ये ट्रीटी ऑफ सेवरे को मैं नहीं मानता। उन्होंने जनाब जंग छेड़ी और जंग छेड़ने के बाद कई इलाके कमाल अतातुर्क ने वापस ले लिए, जो इनके हाथ से निकले हुए थे वो इन्होंने वापस ले लिए। और यूनान को बुरी तरह से शिकस्त हुई, कई जजीरे ले लिए यूनान के पास से इन्होंने वापस लिए। और तुर्की से उसके बाद ये हुआ कि फिर उसके बाद फ्रांस में एक जगह है जिसको हम कहते हैं लौज़ें। तो लौज़ें जो है वो फ्रांस में एक जगह है, तो लौज़ें के अंदर जो है वो एक मुआहदा हुआ जिसको ट्रीटी ऑफ लौज़ें कहा जाता है। और ट्रीटी ऑफ लौज़ें जो है ये 1923 में फिर जाके इस पे दस्तखत हुए। और उसमें फिर ये हुआ कि कई जगहें जो हैं वो वापस हुई तुर्की के पास, कई जगहें वापस नहीं हुई, जैसे तैसे करके। लेकिन बहरहाल ये जो मुआहदा है, ये जो ट्रीटी ऑफ लौज़ें है, इसको ट्रीटी ऑफ लौज़ें को आप समझें कि ये जदीद टर्की का, इसको बर्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं। यानी उस दिन टर्की का जो मौजूदा खदोखाल है ये उस दिन सामने आया। कमाल अतातुर्क इस मुआहदे पे दस्तखत हुए जुलाई 1923 में। ठीक। और जुलाई 2023 में इस मुआहदे को 100 साल हो जाएंगे। अच्छा, इसके बारे में जो वो शख्सियात हैं जो कि बिलीव नहीं करती, यानी जिनका कहना यह है कि जी ये इसकी कोई हैसियत नहीं है और ये जो है ये अभी ल्यूज़ान प्रोजेक्ट है मिसाल के तौर पे, 10वीं स्लाइड, दे ऑल मेड पीस, व्हाट इज पीस। अच्छा, ये एक प्रोजेक्ट है जो चल रहा है और जो कहता है कि जी जो 10वीं स्लाइड है वो ये कहते हैं कि जी ये जो है ये 100 साल का प्रोजेक्ट था, 100 साल का ऑर्डर था और इंपीरियल ऑर्डर था। 1923 में ये बना था, 2023 में ये ख़त्म हो जाएगा और ख़त्म होने के बाद जो है वो फिर टर्की के पास ये तमाम इलाके जो कि इस वक्त ग्रीस के पास हैं, जहाँ ऑयल, ये जहन में रखें कि ये सल्तनत उस्मानिया वाला नहीं है माहिदा। ये वो इस माहिदे पे जो बात करते हैं ना, ट्रीटी ऑफ लुज़ान पे, तो इसमें बाज़ लोग इसमें सऊदी अरब ममालिक पे ऊपर भी आ जाएगा तुर्की सल्तनत उस्मानिया, वो नहीं है। इस माहिदे के ऊपर जो लुज़ान प्रोजेक्ट है इसमें वो कह रहे हैं कि तुर्की फैल जाएगा आगे बहुत ज़्यादा और कई ऐसे इलाके जो हैं जो कि अब देखिए ना, ये एंड ऑफ ट्रीटी ऑफ लुज़ान, ये 2023, ये जो 7वीं स्लाइड है। अच्छा, इसको अगर मैं देखूं तो इसमें भी ये लिखा नज़र आ रहा है कि ये जो मुआहदा है ये जुलाई 2023 में ख़त्म होता है। अच्छा, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट विद एक्सपायरेशन ऑफ ट्रीटी आफ्टर 100 ईयर्स, जो है टर्की विल बी एबल टू conduct oil and gas activities such as drilling in Black Sea, which Turkey estimated the Black Sea hold 10 billion barrels of crude and 2 trillion cubic meters of natural gas. अच्छा, कलेक्टिंग फीस और ये सारा। अच्छा, इस्तांबुल, इन केस ऑफ इस्तांबुल कैनाल, ये काफ़ी इसमें ऐसे हैं जो ट्रीटी के अंदर शामिल हैं, कुछ इसके ऊपर इख्तलाफ अभी तक है। मिसाल के तौर पे जैसे यूनान के साथ जो इसमें रखी है ना, इसमें कंडीशंस, अब ये कोई 121 आर्टिकल्स हैं इस ट्रीटी के अंदर। अगर इस ट्रीटी को पूरा पढ़ा जाए ना, जिसके ये जो भी इलेक्शंस में जो भी आएंगे ना, तैयब उर्दुगन मुसलसल ये बात करते रहे पिछले कई सालों में कि मैं एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं ट्रीटी ऑफ ये जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ लौज़ें को मैं ख़त्म करूंगा और मैं तुर्की की जो पुरानी कंडीशन है, यानी पुरानी, इससे प्री ट्रीटी। अच्छा, अब वो प्री ट्रीटी जो है उसमें फिर इशू ये है कि क्या प्री ट्रीटी को कई लोग रीड करते हैं कि ये ट्रीटी ऑफ लुज़ान से पहले अगर हम नक्शा देखें तो उसमें तो हमें नज़र आ रहा है इज़मीर और इस्तांबुल, और ये हमें टर्की नज़र आ रहा है, यानी टर्की का अदाना, अनातोलिया, इज़मीर, तो ये है टर्की का जो बॉर्डर बनता है। तो बॉर्डर नहीं, लेकिन जो ग्रीस के साथ जो जज़ायर हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। और लेकिन इसमें कुछ जो जिसको आप कंस्पिरेसी थ्योरीज कहें या जो बातें चल रही होती हैं या उसमें कुछ सच्चाई है, वो कहते हैं कि नहीं, अगर ट्रीटी ऑफ हम अगर चले जाएं ट्रीटी ऑफ सेवरे तक, तो ट्रीटी ऑफ सेवरे जो है उसमें अच्छा, ट्रीटी ऑफ सेवरे भी जब साइन हुई थी तो ट्रीटी ऑफ सेवरे के वक्त भी सल्तनत उस्मानिया टूट चुकी थी, लेकिन मैंने बताया ना कि उसमें बहुत ज़्यादा इलाके ले गए थे वो उठा के।
यानी वो इलाके ले गए थे बाकी मुल्क। ठीक। तो वो ट्रीटी ऑफ सेवरे और ट्रीटी ऑफ जो लोजा हैं, इसके वो ट्रीटी ऑफ लोजा खत्म हो रहा है, लेकिन ट्रीटी ऑफ सेवरे अपनी जगह है। तो ट्रीटी ऑफ सेवरे के वक्त तो टूट चुका था, मतलब टूट चुका सल्तनत। हाँ, तो अगर आप ट्रीटी ऑफ लुजान को खत्म करते हैं तो फिर आप ट्रीटी ऑफ सेवरे पे खड़े हैं, तो उसमें तो और इलाके निकल जाएंगे तुर्की के हाथ से। तो ट्रीटी ऑफ सेवरे जो है, अच्छा एक तो ये बात हो गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसका अगर ये जो 100 साल वाली बात है ना, तो इसमें वो फिर ट्रिक एक इंटरनेशनल लॉ लेकर आ रहा है कि फिर तो आप वहां खड़े हो जाएंगे जहां पर आपके पास अनातोलिया और ये इलाके भी नहीं होंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि वो ये कहते हैं कि 100 साल, और ये कोई 50% से ज्यादा जो तुर्की के रहने वाले हैं, एक पोल अभी हुआ कुछ अर्से पहले, वो कहते हैं कि नहीं 100 साल के बाद ये खत्म होगा। जो इंटरनेशनल लॉ, जो ब्रसल्स में डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, उनमें इसकी कोई डेट नहीं है इसकी, यानी उसमें ये लिखा है कि इस पे कोई, उन डॉक्यूमेंट्स में डेट नहीं है, यहां के डॉक्यूमेंट्स में डेट है 100 साल, उनके पास इनडेफिनेट है, ये हमेशा के लिए। तो अब ये कि ये एक इशू ऐसा है, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में डिस्कस हुआ है ट्रीटी ऑफ लोजा के आने वाले दिनों में ये इस बात पे बहस उठेगी, और कई इसके ऊपर तुर्की में ही इन सालों में रिसर्च पेपर्स लिखे गए। जितने भी रिसर्च पेपर्स लिखे गए उनमें से अक्सरियत ने कहा कि ये जुलाई 2023 में ये खत्म हो जाएगा, लेकिन वो तुर्की में ही लिखे गए। अब जो यूरोप में लिखे जा रहे हैं या जो अमेरिका में लिखे जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो कंस्पिरेसी थ्योरी है, और ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और अब अरब ममालिक हैं, अरब ममालिक तो तुर्की के साथ हैं, तुर्की के दोस्त बन चुके हैं, बल्कि बहुत ज्यादा ब्रादर बन चुके हैं। तो उनको वो तो फिर आप चले जाते हैं ना, वो तो पहली जंग अजीम से भी पहले चले जाते हैं, ट्रीटीज दोनों तो बाद में हुई हैं, तो वो भी इसको सीरियस नहीं लेते, और वो कहते हैं कि ये कोई इशू नहीं है। जब ऑफिशियल उनकी बातचीत होती है उसमें बातचीत नहीं, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जो वहां की लोकल पॉलिटिक्स में जो इलेक्शन है वहां पे डिस्कस हो रहा है। और कल तैयब एर्दोगन ने आपको बताया 1.7 या 2 मिलियन लोग थे कल उनकी जो इलेक्शन की कैंपेन हुई है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का वक्त है सर, वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन जी। डॉक्टर साहब, क्या इस वक्त हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है, तवक्को कर रही है कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के हवाले से कोई सख्त फैसला दे सकती है? हुकूमत तवक्को कर रही है। हुकूमत को मेरा ख्याल है कि देखें, हुकूमत तो नहीं, मुस्लिम लीग नवाज की जो क़यादत है वो ज़ाहिर है हुकूमत होनी की। ये बात बहुत पहले मैंने कही थी कि इसको मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत कहा जाए और इत्तेहादी उनके साथ है। तो आखिर में जो सारा का सारा जो बोझ पड़ेगा, वो चाहे वजारत दाखिला के हवाले से हो, या वो वजारत कानून के हवाले से हो, या वो वजारत ख़जाना के हवाले से हो, इसमें जो वजारत मौसमियात या वजारत खारजा, उसमें पीपल्स पार्टी वो अपना इत्तेहादियों के तौर पे वो अलग उनकी पॉलिसी आपको नज़र आती है। अब ये कैसे बजट को ठीक करना है, दिन कम रह गए हैं, इसाक डॉक्टर साहब कैसे ये मईशत के मामलों को ठीक करते हैं, और हुकूमत किस तरह से बजाय इसके कि तनाव पैदा हो। और क्योंकि हुकूमत बज़ाहिर उसकी पॉलिसी नज़र आती है कि चूंकि इमरान खान साहब की लड़ाई हुई है इस्टेब्लिशमेंट से, तो हमारे पास कोई इसके अलावा रास्ता नहीं है, तो इसलिए वो गवर्नेंस की तरफ तवज्जो कम हो गई है। तो गवर्नेंस की तरफ अगर तवज्जो दें उस बात से हट के, लेकिन तमाम रोज़ चूंकि इमरान खान ही इमरान खान होते हैं हुकूमत के हर तकरीर में और हर बयान में, तो इसलिए वो बात आगे मुल्क रुका हुआ है सारा। और वो अदालत क्या फैसला करती है उसके खिलाफ इनको जाना चाहिए था, रिव्यू में नहीं गए। क्या इश्यूज हैं वो तो जो माहिरीन जो आइन है वो बात कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये मुल्क रुका हुआ है सारा, इसको इसमें से सबने निकालना है। तो अब पार्लियामेंट क्या करती है, हुकूमत क्या और अदालतें क्या फैसला लेकर आती हैं सामने, तो ये अब देखते हैं। लेकिन वक्त नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैंने कहा ना बजट रुक गया है, बजट रुक गया है, और चाइना आपको कह के गया कि इस्तेकाम पैदा करें। और मैं आपको एक बात दूसरी ये बताऊं, देखें एक बहुत अजीब सा वाकया, एक तो ये है कि तुर्की का जो इलेक्शन है वो यूक्रेन के हवाले से, रशिया के हवाले से, नेटो के हवाले से, सीरिया के हवाले से, अरब ममालिक से ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, मिस्र से ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, ईरान सऊदी अरेबिया के दरमियान मामलात जो है वो ठीक हो गए हैं, तो अफगानिस्तान की सूरत है। तो टर्की जो है वो तो एक बड़ा, यानी आप समझे कि उनकी वाइब्रेंट किस्म की रीजनल इंटरनेशनल पॉलिसी है, और अप्स एंड डाउन्स आते हैं उनके यहाँ इकॉनमी में, लेकिन टर्की एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। अच्छा, अब लेकिन दूसरा जो इशू मैं बात कहने जा रहा था, वो इशू जो है वो ये अदानी ग्रुप फंसा हुआ है। जो अदानी ग्रुप है
भारत का। अच्छा, अडानी ग्रुप जो है, अडानी ग्रुप ने एक तो था ना उनके लॉसेज हो गए या वो सारा हो, अडानी ग्रुप ने एक स्ट्रेटेजिक उनकी जो आप समझे, मैं तो उसको नुकसान कहूँगा, उनके जो कारोबार में उनके जो घाटा हुआ है उसकी वजह से स्ट्रेटेजिक नुकसान उन्होंने किया है। और एक ऐसा ऐलान कर दिया जो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी ज़्यादा रकम थी उनके लिए या इंडिया के लिए, लेकिन उन्होंने एक बहुत अहम अपना जो मुआहदा था वो तोड़ा है। और वो मुआहदा जो था वो उनका, अगर हम नक्शा देखें तो म्यांमार में एक है सिवेती पोर्ट। सिवेती पोर्ट पे अदानी ग्रुप की इन्वेस्टमेंट्स थी और अदानी ग्रुप ने वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को निकाल लिया है। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि इतना बड़ा, और ये चौथी स्लाइड अगर हम दिखा सकें यहाँ पे, फोर्थ स्लाइड, इंडियाज अडानी पोर्ट सेल्स म्यांमार पोर्ट, ये इन्होंने सिर्फ $30 मिलियन में इन्होंने बेच दिए। और इसके ऊपर जो खर्चा था, तो खर्चा तो 120 और कुछ लोग कहते हैं 190, कुछ लोग कहते हैं 290 मिलियन तक का खर्चा इस पे हो चुका था। और ये बड़ी मुश्किल से इनको पोर्ट मिली थी म्यांमार में, वहां से अडानी ग्रुप निकल गए। फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है अडानी ग्रुप एग्जिट्स म्यांमार विद सेल ऑफ पोर्ट बिजनेस। सिर्फ 30 मिलियन में ये पोर्ट खाली करके निकल गए हैं। मुझे इसकी इसकी वजह जो है ना, इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती कि इन्होंने ये इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक पोर्ट, ये अगर हम देखें, ये वाला जो मैप है, इस मैप में हमें ये नज़र आता है कि एक इनका बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था अपना, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो इनका प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट इनका इस तरह से था कि जो वो 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं उन तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, और उन तक पहुंचने का जो रास्ता है वो सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और वही फिर चिकन नेक आ जाती है। तो इन्होंने ये प्लान किया कि हम एक समंदर के जरिए कोलकाता, और ये इस मैप को अगर बड़ा करेंगे तो मैं इसको समझा पाऊंगा जी। ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है ना, सिटीवी पोर्ट, तो इन्होंने कहा कि कोलकाता पोर्ट से ये अडानी ने यहां पे सरमायाकारी कर ली है म्यांमार में, तो सितवी पोर्ट तक जहाज आया करेंगे, ठीक है। और फिर सितवी पोर्ट से ये जो ऊपर जो कलादान का एक, आप समझ लें कि एक दरिया सा बहता है, उसके साथ साथ सड़क बनेगी, और ये पेल्तिवा, ये सारा म्यांमार है, ठीक है ना। पेल्तिवा, उसके बाद कलितवा, फिर उसके बाद ये जोरिमपुरी, फिर ये आगे करते करते ये मिजोरम में दाखिल हो गई। येलो कलर मिजोरम है, ठीक है, ये म्यांमार का नजर आ रहा है ना, मिजोरम। अच्छा, मिजोरम में दाखिल हो जाएगी, और फिर यानी एक ऊपर से वहां से इंडिया का रास्ता है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, एक म्यांमार के जरिए ये नॉर्थ ईस्टर्न रियासतों तक पहुंच जाएगी, मिजोरम तक पहुंच जाएगी। मिजोरम के ऊपर क्या है? मणिपुर। यानी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उन तक पहुंचने के फिर 2 रास्ते हो जाएंगे। एक रास्ता हो जाएगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और दूसरा रास्ता समंदर के जरिए हो जाएगा, कलादान जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, इसके जरिए यहां से ऊपर जाया जा सकेगा। और ये जो है, ये अगर इसको हम, ये दूसरा हमारे पास एक मैप अगर तैयार हो तो उसमें भी ये बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि कलादान प्रोजेक्ट, ये इसमें देखें ना, ये इसमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। इसको हम बड़ा करके देखें तो ये इसमें चल रहा है, वहां से ये कोलकाता से चला, और कोलकाता से चल के ये 539 किलोमीटर सी रूट है, फिर सितवी पोर्ट है, सितवी पोर्ट से फिर ये ऊपर चल पड़ा, हाईवे चल पड़ा, और हाईवे चल के ये ऊपर फिर दाखिल हो गया मिजोरम में, मिजोरम से मणिपुर। अब हुआ ये कि एक तो मणिपुर में हंगामे हो रहे हैं, और नीचे उसके मिजोरम में एक हंगामे, और ये नीचे का जो इलाका है सारा ये भी फॉरेस्ट, लेकिन ये पोर्ट छोड़ दी। इस पोर्ट को जो छोड़ना है ये स्ट्रेटेजिकली, इसको फिर यूरेशियन टाइम्स का जो आज ओपेड है, उनका ओपेड में उन्होंने, यूरेशियन टाइम्स ने ये लिखा है, वो ये कहते हैं कि जो 17वीं स्लाइड है, यूरेशिया में वो ये कहते हैं कि चाइनाज न्यू लुक साउथ पॉलिसी। लुक साउथ का मतलब नीचे जो देख रहे थे ना, यानी जनूब की तरफ जी। लुक ईस्ट चाइना, लुक वेस्ट पाकिस्तान और मगरबी ममालिक। वो कहते हैं कि आइसोलेट्स इंडिया in its own backyard as PLA looks to dominate the world's largest bay, यानी बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल से उनका जो है वो इस तरह से ये खाली कर देना, ये मेरे ख्याल से अडानी ग्रुप की
इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि आके इंडियन गवर्नमेंट को इंटरवीन करके उसको बचाना चाहिए था। ये जो पोर्ट है ना, ये देखें अडानी ग्रुप, अच्छा अडानी ग्रुप की आपको पता है नहीं, इसको बड़ा हम करें तो इनकी पोर्ट्स के, अडानी पोर्ट्स के बड़े सारे बिजनेसेस हैं। सारे बिजनेसेस इनके अगर आप नजर आए तो ये आपको इंडिया में ही नजर आ रहे हैं, यानी इंडिया की दोनों पोर्ट्स पे। एक इनको मिला था वो म्यांमार में, वो म्यांमार वाला खाली कर दिया, तो अब इंडिया में ही सारे जो है वो, हाँ इनका जो आप समझेंगे वेस्टर्न जो कोस्टल लाइन है, ईस्टर्न कोस्टल लाइन है, ठीक है, लेकिन वहां से निकलना अडानी ग्रुप का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस। दूसरी बात स्ट्रेटेजी के हवाले से देखें, अजीत डोभाल उनके एनएसए सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया में जो है वो उनकी जाहिर है कि वहां पर मुलाकातें हो रही हैं और बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकातें हो रही हैं उनकी, और उनकी जो मुलाकातें हैं वहां पर वो भारत के एनएसए भी हैं, अमेरिका के एनएसए हैं, जैक सुलिवन, और ये सारे के सारे वहां पे मौजूद हैं। सवाल यह है कि वहां डिस्कस क्या कर रहे हैं, यूई के भी एनएसए हैं, डिस्कस क्या कर रहे हैं, ये एक सवाल है। मेरा ख्याल देखें, हमें रियलिस्टिक, पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी, सऊदी अरेबिया, ईरान, हम सबको रियलिस्टिक पॉलिसी डिस्कस करनी चाहिए। क्या चीज मुमकिन है, क्या चीज मुमकिन नहीं है, और ताकि ये ना हो कि म्यांमार खाली हो रहा है, क्या ये ना हो कि आप वहां से जो है वो आपको समझ नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान में क्या करना है। हमारे साथ भी ऐसे, ये नहीं कि हमारी कोई, हमने कोई गलतियां नहीं की माजी में, लेकिन ये कि इन औकात में इस किस्म की बातें जो है ना मेरी समझ से बाहर है। एनएसएस की मीटिंग हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, क्यों हो रही है भाई, क्यों हो रही है, उसको एजेंडा क्या है? एजेंडा एक तो है कि ताल्लुकात अच्छे हो, बड़ा अच्छे, सबके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। डिस्कस ही हो रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट अमेरिका का एक प्रोजेक्ट था I2U2, जिसमें यानी मुझे नहीं पता कि इंडिया क्या है, मुझे नहीं पता। सऊदी अरेबिया ने, यूए ने तो झंडी दिखाते नहीं उनको, वो तो उन्होंने कहा अच्छा खुदा हाफिज कह के। ये वहां पे एक रेल का प्रोजेक्ट जो यहां से पानी में चलेगी, जहाज चलेंगे, वो उतरेंगे अबू धाबी, अबू धाबी से इसराइल, इसराइल से यूरोप, ये एक अजब ट्रक की बत्ती है, उसके लिए वहां पहुंचेंगे और कंपीट कर रहे हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड से। ये देखें मेरी बात सीधी सी ये है कि इसको, ये जो न्यूज 18 कह रहा है ना, आइडिया इज गुड, लेकिन ये टाइम ना वेस्ट करें ना, एक चीज पॉसिबल ही नहीं है। एनएसएस ऑफ यूएस, इंडिया, सऊदी टू मीट इन रियाद, रेलवे प्रोजेक्ट, जो 23वीं स्लाइड है, रेलवे प्रोजेक्ट टू डिस्कस इन मिडिल ईस्ट, कनेक्टिविटी टू दिल्ली होने जाए। ओ भाई, इस वक्त सूरत हाल, और फिर जो 25वीं स्लाइड है इनकी, स्वराज कह रहे हैं वो इंडिया यूएस जॉइन हैंड्स टू काउंटर चाइनाज बीआरआई इन द मिडिल ईस्ट, प्रपोज जॉइंट रेल लिंक प्रोजेक्ट इन एनएसए मीटिंग रियाद, इसराइल में जॉइन लेटर। भाई इसमें ये दूसरी सिचुएशन है। आप तेहरान टाइम्स का आर्टिकल आज देखें, उनका ऑपेड 34, वो कह रहे हैं कि भाई इब्राहिम अकर्जी धबड़दूज हो गए हैं सऊदी अरेबिया और ईरान की जब से दोस्ती हुई है। आप इसमें वो कहां से I2U2 लेके, और ये एक ट्रक की बत्ती, वो फिर इराक में से गुजरेगी ट्रेन, फिर लिबनान में से गुजरेगी, फिर इसराइल में जाएगी, शाम में से गुजरे, वो भाई मशरक़ के उस समय दोस्ती वो, लेकिन होता है ना कि वो मतलब फिजिबिलिटी नहीं, मतलब वो होता है ना, क्या कहते हैं, टॉकिंग लॉट डूइंग नथिंग वाली, मतलब है कि वो कुछ भी नहीं हो रहा ना, हो कुछ भी नहीं रहा, क्वाड का भी सर पे नहीं, I2U2 आ गया। सऊदी अरेबिया, यूएई स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज के साथ इस वक्त वो ईरान यमन वॉर इकट्ठी करवाई है, जद्दा में मुज़ाकरा शुरू हो गए हैं, सूडान की जो दो जनरल्स लड़ रहे थे। सऊदी अरेबिया, यूएई, ओपेक प्लस, दुनिया आगे जा रही है, दुनिया कोई नए फ्रेश आइडियाज थे, घिसे पिटे आइडियाज के, यहां से एक, ओ भाई म्यांमार निकल गया हाथ से, खुदा का वास्ता, अब यहां से एक ट्रक की बत्ती, ट्रेन चलेगी, ट्रेन वहां उतरेगी, वहां से एक पटरी बिछेगी, वो पटरी फिर शाम में जाएगी, फिर इराक में जाएगी, फिर वो लिबनान में जाएगी, फिर वो इसराइल में जाएगी। अच्छा, इसराइल वाले भी, वो भी अजीब खुशियां मना रहे हैं भाई, वो भी ट्रक की बत्ती, वो देखिए ना, उनकी मीडिया देख रहा हूँ, उनका क्या तासुरात थे, वो भी खुश हैं, वो अच्छा जी, वो भी खुश, चुपके चुपके ये जो होगा ये बड़ा ऐसे होगा, उनके पास भी अपनी पब्लिक को बताने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि उनका भी जो रौला रप्पा है आगे फलस्तीनियों के साथ, वो सारा उनका फड्डा जो है वो तो चाइना ने रिजॉल्व करना है। तो अब उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस, डोवल इन सऊदी अरेबिया टू डिस्कस यूएस रेल लिंक प्लान फॉर वेस्ट एशिया। और खुदा का वास्ता, ये 26 क्या हो गया है, ये जो है ना, ये देखें ना, इसराइल होपिंग फॉर ब्रेक थ्रू विद सऊदीज ड्यूरिंग यूएस। ओ भाई, सऊदी अरेबिया ईरान के साथ चला गया है। अब ये देखें जरा, डोवल इन सऊदी अरेबिया टू डिस्कस यूएस रेल लिंक प्लान फॉर वेस्ट एशिया। इसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं है डॉक्टर साहब, आप समझते हैं? देयर इज समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग, ग्रॉसली रॉन्ग भी नहीं,
कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। मुझे नहीं पता कि क्या वहां पे लोग सोच रहे हैं, जो भी सोच रहा है ना, और पिछले 3-4 सालों से सोच रहा है, वो चाइना ऊपर बैठा हुआ है, वो चाइना बढ़ता जाए, म्यांमार हाथ से निकल गया, अडानी ग्रुप, वो रशिया कह रहा है हमारे पैसे जो है वापस करो, लेकिन ये रुपए नहीं चाहिए हमें। नहीं, मकसद है कि इतने वो अफगानिस्तान सीपैक में शामिल हो गए। इशू ये है कि इस वक्त जो है वो, अच्छा ये अजीत डोवाल अभी ईरान गए थे थोड़े दिन पहले, अब सऊदी अरेबिया, वो ईरान ने वहां से कहा भाईजान आपको शायद पता नहीं है कि हमारी दोस्ती हो गई है सऊदी अरेबिया से, और तो अकाउंट में पीछे चले गए। वो इसराइल कह रहा है कि अच्छा यूएस गया है तो हो सकता है हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाओ। यानी आप जो सिचुएशन है, या तो देखें इनको फिर होश आया ना कि वो नई गालियां वालियां देनी हमने चाइना के और रशिया, तो क्या हुआ, वो हाथ नहीं मिलाया, बस बिलावल भुट्टो जरदारी से, उनसे पहले 2 दफा उनसे कर चुके हैं, इस दफा उन्होंने कहा नहीं ऐसे गुडी गुडी करके निकलो भाई, अच्छा ना हो गया वो आगे वो नीचे उतर आए सिकम पे। मसला ये है कि ये इसको रियलिस्टिक बात करें, ये वहां पर इस वक्त सऊदी अरेबिया इंडिया से एक वेस्ट एशिया के लिए ट्रेन बिछाएगा, अमेरिका पे फंड करेगा, वेस्ट एशिया, मतलब इसको देखिए, ताल्लुकात अच्छे रखना, बातचीत होना, एजेंडे में आप ट्रेन डिस्कस कर रहे हैं उनके साथ इस वक्त, कि हम एक ट्रेन बिछाएंगे पूरे वेस्ट एशिया में, जो अमेरिका फंड करेगा और वो चलेगी वेस्ट एशिया। जस्ट इमेजिन, ये भी नहीं कि कोई हम कहेंगे जी यूएई और सऊदी दिल्ली के दरमियान हो रहा है, वो तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई इशू नहीं है, पूरे वेस्ट एशिया, और काउंटर कैसे करेंगे, बेल्ट एंड रोड। तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा एक ठंडा पानी शानी पिए सब, ठीक है, रोटी छोटी खाएं, मट्टी शट्टी खाएं, आगे दिल पे ना लें। ये एससीओ का जो हो गया मामला, और रशिया उधर से चाइना, और ये जो सऊदी अरेबिया और चाइना ईरान के मामला हैं, इसने अपना पहला फल दिखा दिया यमन के अंदर। दूसरा ये सूडान, तीसरा ये है कि अब ये बाकी मुल्कों में, अफगानिस्तान के मामले में चाइना आ गया है, चाइना ने सीपैक के अंदर शामिल कर लिया अफगानिस्तान को। चाइना ये कह रहा है आपसे, अब देखिए ये चाइना आपसे क्या बात कर रहा है, चाइना आपसे कह रहा है इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम पैदा करें। यानी अब मुझे ये बताएं कि यहां पर लोग मर गए ये बात कह कह के पिछले पता नहीं कितने महीनों या सालों से, कि खुदा का वास्ता माशी इस्तेकाम उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, और ये मैन मेड क्राइसिस है। ये बात आपने चाइना से जरूर करवानी थी, अच्छा उसके बाद भी नहीं आ रहा, 3-4 दिन तो उसके बाद गुजर गए। तो इसको बराह करम जो है जितनी जल्दी हो, अना के इश्यूज है ना, वो उसने उसके साथ बैठना है, उसके साथ बैठना है, वो बैठ जाए, दोस्त यार हैं आपस में, क्या इश्यूज हैं बैठ के रिजॉल्व करें। बजट नहीं बन रहा, महंगाई कहां तक पहुंची हुई है, गवर्नेंस मुझे नहीं पता, कई सवाए राना सनाउल्लाह साहब के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, ख्वाजा आसिफ साहब के, और आजम नजीर तारड़ साहब के, 3-4 लोगों, और शरीर रहमान साहबा, 3-4 लोगों के अलावा मुझे पता ही नहीं कि कौन किसका वजीर है, किस उसका महकमा कौन सा है, मुझे हकीकतन नहीं मुझे पता ही नहीं कि कौन। मैं टीवी पे नाम नहीं लेना चाह रहा, कई शख्सियात हैं उनकी मुझे वजारतों का नहीं पता, वो किस चीज के वजीर हैं, वो मतलब उनके पास कौन सी वजारतें हैं, वो 85 लोग जो हैं वो, बाकी ये तो हो गए ना 6 के तो पता है, मैं 6-7 के नाम पता होंगे, बाकी को 75-76 ऐसे लोग हैं जिनका पता ही नहीं वो क्यों हैं, वो क्यों हैं, कहां हैं, कब तक हैं, कैसे हैं, नहीं पता। तो इशू ये है, वो उसमें इत्तेहादी कितने हैं, उसमें किसका क्या कोटा है, कितने, ना किसी को पता है, ना कोई दिलचस्पी है, और ना कारकर्दगी है डॉक्टर। नहीं कारकर्दगी नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा ना, मतलब एक वो कहते हैं ना वो जमी क्या था, जमी जुम्बद ना जुम्बद, मतलब हिले हुए सारे बैठे हुए हैं। मतलब मसला ये है कि इसको, इसमें देखें जो मैंने उस दिन बात की थी सीपैक के ऊपर, पैसे नहीं है ना, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ रहा है, लेकिन वो सारा का सारा चूंकि लिंक्ड हो गया है फाइनेंस के साथ, तो इसहाकदार साहब जब तक ये नहीं बताते कि आईएमएफ अब क्या चाह रहा है, तो खून पीना चाह रहा है लोगों का, वो तो पहले पिया गया। कहा था कि अब बहुत जल्द हो जाएंगे मुज़ाकरात, नहीं वो नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा, बजट ही नहीं बन रहा, मुज़ाकरात क्या, वो बात ही नहीं हो रही। वो जनवरी में, वो देखें जनवरी में वो आए थे, फिर उसके बाद वो उससे पहले, ये वो मामला था जो पिछले साल अक्टूबर में होना था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसको 6-7-8 महीने में एक मुज़ाकरात नहीं हुए, यानी नवा, इसके बाद 10वां होना है। बिल्कुल सर। फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि आप मई, अभी हम क्या करें, आपने मई जून में तो 6-7 अरब डॉलर वापस कर रहे हैं, तो आप हमसे 1 अरब क्यों मांग रहे हैं? जी 3.7 अरब, तो आप हमसे 1 अरब डॉलर क्यों मांग रहे हैं इस वक्त? तो वो कर्जा कैसे वापस करेंगे जो बाहर के दूसरे मुल्कों को देना है आपने मई जून में? तो ये, हाँ, तो ये मेरा ख्याल है मामला काफी ऐसे हैं, इश्यूज हैं जो कि संगीन हैं, जिसके ऊपर बैठना होगा,
वो बात बिल्कुल ठीक है, अदालतों से गलत फैसले हुए, इस पे कौन, अदालतों से ज्यादतियां भी हुई, फैसले भी ऐसे हुए मुतनाज़िर माजी में, लेकिन उसे निकलें तो सही किसी तरह का रास्ता बहुत शुक्रिया दिखाएं। डॉक्टर साहब, ऐसे तो ये सिस्टम बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त चल नहीं रहा ना। बिल्कुल सर, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।